लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पाकिस्तान में किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है, इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है, उसको आगे लेके जाता है। और खुद एजुकेशनल जो सिस्टम है वो भी डिपेक्ट करता है हमारी सोसाइटी में कि इनइक्वालिटी है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में। एक चीज याद रखें कि एजुकेशन सबसे बड़ी वेल्थ है जो आप ह्यूमन बीइंग को देते हो। इवन एजुकेशन अगर आप ह्यूमन बीइंग को देते हो तो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट विच हैज वैल्यू इन द मार्केट। एंड इन दिस a post modernist world, that a human being is useless entity if he's not well educated, technically not well equipped, he is not healthy. So education makes human being a powerful tool to sell in the market, or you can say that it builds the value of a human product, right? So it's the biggest investment the state or the parents can make vis-a-vis their children or their wards. क्योंकि अगर आपने फर्ज करें पेरेंट्स के मामले में अगर हम देख लेते हैं, if the parents have made properties, they have made houses, they have made shops for them, but if they have not educated the children, they have done nothing, they have done themselves loss. तो ये सबसे बड़ा कैपिटल है, क्योंकि विद एजुकेशन, with capability, you can enhance everything further. So society में सर सैयद अहमद खान भी ये कहते थे कि अगर कोई मुसलमान अनएजुकेटेड है, इग्नोरेंट है, तो समझे कि वो हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी हिंदुस्तान में है उसके लिए यूजलेस है। तो वी डू नॉट नीड यूजलेस चिल्ड्रन एंड यूजलेस पीपल, and that population which is valueless, that valueless population can only bring more harm to the society and to the regeneration of the civilization which he was working at that time. Even this day, to this day, this has been proven that education is the most important weapon in the hand of or investment. तो अगर फर्ज करें एक बच्चा एजुकेटेड है और दूसरा बच्चा एजुकेटेड नहीं है, या अच्छी एजुकेशन उसके पास नहीं है, तो अच्छी खासी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने विजिबल हो जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा ही है। एक सिस्टम हमारा अगर हम जनरलाइज करें उसको, तो एक पूरे का पूरा सिस्टम है एलीट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जहां पर सिर्फ वही बच्चे पढ़ सकते हैं या वही पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। जो एलीट क्लास है, जो अशराफियां हैं, वो अपने बच्चों को वहां ले जाती हैं और आगे जाकर फिर वही मुल्क की बागडोर संभालती हैं, वही इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर काबिज होते हैं। दूसरी तरफ एक और सिस्टम है जो पब्लिक सेक्टर सिस्टम आता है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और दूसरी चीजें। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर क्लर्क्स ही बनते हैं या इससे। अच्छा भाई, अपनी प्लीज सारे जो है अपने आप को म्यूट कर दो, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा यहाँ से। अपने आप को सारे म्यूट करो प्लीज। राइट भाई, तो हम कह रहे थे, मैं कह रहा था कि फिर तीसरे नंबर पर एक रिलीजियस मदरसा आ जाती हैं, जहां पर पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे वाले बच्चे ज्यादातर जाते हैं। कुछ लोग तो वेल से भी जाती हैं जो अच्छी फैमिलीज की होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज और केपीके में और गांव में देखें तो रिलीजियस एजुकेशन का ट्रेंड इसलिए भी ज्यादा है कि द पीपल और द पेरेंट्स डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू admit their children into better schools, क्योंकि जो जिनके घर में खाना भी नहीं होता वो क्या समझते हैं कि चलो मदरसे में खाना तो मिलेगा, मदरसे में गरम गरम रजाई तो उसको मिलेगी सर्दियों में, या पंखा तो उसको नसीब होगा, और उसके साथ साथ वो एजुकेशन भी हासिल कर लेगा।
ठीक हो गया जी। तो ये 3 सिस्टम्स हमारे चल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम दैट इज डिवाइडेड along these 3 lines. What does it mean? It means 3 major classes in the society are being generated. और ये 3 जो क्लासेस है सोसाइटी में, जो सोशल क्लासेस हमारी बन रही हैं, ये आपके स्टेट को इंटीग्रेट नहीं होने देंगी। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी जो है वो नहीं आ सकती है जब तक कि आप इन क्लासेस को खत्म नहीं करते हो। और एक ऐसा जो है एजुकेशनल सिस्टम जो कि इक्वालिटी की बेसिस पे ना हो, वो तब तक नहीं आता। अच्छा, इन तीनों क्लासेस में भी अच्छी खासी डिस्पैरिटी पाई जाती है। मतलब फर्ज करें अगर आप रिलीजियस मदरसा को ले लें, उसके बाद पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पब्लिक एजुकेशन को ले लें, और एलीट क्लास जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ले लें। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और रिलीजन यानी रिलीजियस मदरसा, इनमें भी काफी सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती है। तो एजुकेशन इज डाइवर्सिफाइड, इट मींस रिसोर्सेज आर डाइवर्सिफाइड. If there is an inequality in the access to education, it means inequality in the access to wealth, because education is the most valuable wealth which the state can distribute amongst its people. आपको मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि प्लीज अपने अपने माइक्स, इन डिस्पैरिटीज में भी, जो इन 3 मेजर सिस्टम्स में डिस्पैरिटीज आ रही हैं, अगर हम उनको भी देखें तो उसमें विलेजेस और अर्बन, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज डिफरेंट है। यानी रूरल अर्बन की अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी डिस्पैरिटी देख लें, तो प्राइवेट सेक्टर जो रूरल अर्बन, जो रूरल एरियाज में अपनी जो क्वालिटी रखे हुए है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो अर्बन एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज में कस्टमर ज्यादा होते हैं, ज्यादा उनकी पेइंग पावर होती है, इस वजह से ज्यादा बेहतर क्वालिटी और ज्यादा बेहतर ह्यूमन रिसोर्स उनके पास मौजूद होता है। इस वजह से वहां पे क्वालिटी बहुत बेहतर है और दूसरी तरफ रूरल एरियाज में बहुत कम है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात कर लें तो रूरल एरियाज में रिसोर्सेज बहुत कम मिलते हैं, अगर मिल, और बहुत सारे रूरल एरियाज में पाकिस्तान में बहुत सारे विलेजेस में गवर्नमेंट अभी तक कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं पाई है, और अगर बनाए भी हैं बहुत सारों में तो वो गो स्कूल से ज्यादा नहीं है। उनके जो टीचर्स हैं दे नेवर शो अप इन द स्कूल्स, उनके स्कूल्स और स्कूल्स जो हैं वो जो गायों का बाड़ा बने हुए हैं, या फिर वहां पर एक मीटिंग्स होती हैं, पंचायत की मीटिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, वहाँ पे पूरे गांव के लोग आके मैच खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई का सिलसिला शायद इतना ज्यादा नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फर्ज करें वो स्कूल्स हैं भी तो उनके पास पूरे कमरे नहीं है, या उन कमरों के अंदर इक्विपमेंट्स नहीं है, इवन बिजली तक नहीं है, पीने के पानी की एक्सेस नहीं है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ या नवाज शरीफ कॉलेज में, हमारे नवाज शरीफ कॉलेज में आज तक गवर्नमेंट पीने का साफ पानी नहीं बच्चों के लिए दे पाई है। जो प्रोफेसर खुद से हर महीने एक पैसे जमा करते हैं उसके लिए, पीने का पानी जो आता है वो उन बच्चों को भी दिया जाता है। मतलब ये हाल है स्टेट का या गवर्नमेंट का कि उनके पास इतने पैसे नहीं है बजट के हिसाब से कि वो पीने का साफ पानी अपने टीचर्स और अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके, वहां पर ये सप्लाई कर सके। तो काफी इसमें फर्क है। तो गांव में क्या हिसाब होगा? गांव में तो लेट्रिन्स भी नहीं है, यानी कि ये सारी फैसिलिटीज जो अर्बन एरियाज में हैं वो काफी बेहतर है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बेहतर है, परफेक्ट है, लेकिन काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड की भी बात कर लें, ये सोशल डिवाइड है। और अगर आप देखें रिलीजियस मदरसास और रिलीजियस मदरसास के कैंपसेस देखें तो आपको शहरों में डिफरेंट मिलेंगे और गांव में उनकी फैसिलिटीज डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी फर्क है। फिर जेंडर इनइक्वालिटी भी हमें एजुकेशनल सिस्टम में नजर आती है, क्योंकि आप जेंडर के बगैर यानी अपनी विमेन को एम्पावर किए बगैर आप अपनी सोसाइटी को कभी भी सिविलाइज नहीं कर सकती हैं। क्योंकि जो विमेन एम्पावरमेंट है
ये जेंडर इक्वालिटी जो है दैट इज द इंडेक्स टू एनी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अगर आपने देखना है किसी की सिविलाइजेशन कि वो कितनी अच्छी है और कितनी तरक्की याफ्ता है, तो आप वहां पे क्या चीज देखोगे? वहां पे टॉलरेंस देखोगे कि उस मुआशरे में कितनी टॉलरेंस है, बर्दाश्त कितनी है। क्योंकि किसी भी मुआशरे को बनाने के लिए टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉलरेंस से ही इक्वालिटी आती है और इन इक्वालिटीज खत्म होती हैं। तो टॉलरेंस दो चीजों से पता चलती है, यानी दो कम्युनिटीज को, दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अगर आप राइट्स दो तो पता चलती हैं। एक है आप, और दोनों वीकर सेक्शंस होती हैं। पहले एक वीकर सेक्शन है आपकी माइनॉरिटीज। आपने किसी सिविलाइजेशन को देखना है, चाहे अमेरिका की है, यूरोप की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, चाइना की है, इस वक्त के हिसाब से अगर उस सिविलाइजेशन को देखना है तो आप देखेंगे कि वहां पे माइनॉरिटीज सिक्योर हैं, वहां पे माइनॉरिटीज पीसफुली खुशी से रह रही हैं, नंबर एक। और नंबर दो, वहां पे विमेन एम्पावरमेंट है, यानी इक्वालिटी उनको दी जाती है। क्योंकि ये दोनों चीजें हैं जिसमें आपकी टॉलरेंस सही पता चलती है कि आप उनको इक्वल राइट्स देने के लिए टॉलरेंट हो। तो इसका मतलब है कि हम जेंडर इक्वालिटी अपनी एजुकेशन में भी अभी तक मेंटेन नहीं कर पाए। गवर्नमेंट कोशिश जरूर कर रही है, नो डाउट। हमारी जो वेमेन पॉपुलेशन है, जो वो एक तरह से 50% से ज्यादा प्रोपोर्शन में है पाकिस्तान में, और अगर वो शोल्डर टू शोल्डर नहीं आगे बढ़ेंगी नेशन बिल्डिंग के मामले में, और ऐसा गलत है कि इस्लाम के अंदर विमेन जो है वो स्टेट बिल्डिंग में हिस्सा नहीं लेती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा वो ताजिर थीं, और ठीक है अपनी डिग्निटी में रह के, मतलब पैरामीटर ऑफ डिग्निटी जो है दैट इज सेट बाय इस्लाम। उन्होंने ये स्पेसिफिकेशन नहीं कर दिया कि ये ट्रेड वो खातून नहीं कर सकती हैं या मर्द कर सकती हैं। हाँ, डिग्निटी जो है अपनी रखकर, ऑनर को अपनी रखकर, उसमें आप रहकर इकोनॉमी में मुकम्मल कंट्रीब्यूट कर सकती हैं हमारी वेमेन। हमारी उस वक्त की सहाबियात वो ट्रेड भी करती थी, जैसे अम्मा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। एक भी मिसाल हमें यहाँ से ट्रेडिशन नहीं मिलता नबी की लाइफ से तो उन्होंने मना किया हो अम्मा खदीजा को रजी अल्लाह अन्हा को, या उनको नापसंद किया हो कि आप ट्रेड क्यों नहीं करती, क्यों करती। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा वो टीचिंग किया करती थी सहाबा को, बहुत सारी अहादीस के सोर्स वहां से मिले हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने देखा बहुत सारी सहाबियात नर्सिंग करती थी। मैदान जंग में जब जो गज़वात थे उसमें जो सहाबी शहीद हो जाते थे या जख्मी हो जाते थे, उनकी मरहम पट्टियां करती थी। नर्सिंग यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जायज़ है, या डॉक्टर बनने का जो पेशा है। फिर उसके बाद हम बहुत सारी मिसालें ऐसी देखते हैं नबी की वसल्लम की जिंदगी से में भी, और बाद अभी वो अर्तुगरुल जो ड्रामा आप देख रहे हैं उसमें आप देखें कि कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशंस होती हैं वेमेन की। अपने ट्राइब में रह के अपने मेल्स के लिए सारी इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक सप्लाई कौन प्रोवाइड करती हैं? वेमेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर मर्द आगे वॉरियर जो लड़ ही नहीं सकता उनके बगैर। तो इस तरीके से जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविलाइजेशन को जांचने के लिए। तो हम जांचते हैं यहाँ पर कि क्या एजुकेशन सिस्टम में जेंडर इक्वालिटी है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में क्या जेंडर इक्वालिटी है? तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में अगर रेशियो को पता चलाया जाए कि बॉयज, जो स्कूल्स ऑफ बॉयज हैं उनकी रेशियो कितनी है टू दी स्कूल्स ऑफ गर्ल्स, तो 10:4 है। यानी 10 बॉयज के हैं, 4 गर्ल्स के हैं। केपीके में तो और बहुत बुरे हालात हैं, वहां पर तो खवातीन का प्रोपोर्शन जो एजुकेशन में 3% है, ये नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। दूसरी तरफ अगर आ जाए मेल्स की तरफ, तो मेल्स का भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, वो भी 25-26% बनते हैं जो लिटरेट हैं। और लिटरेसी का रेट पाकिस्तान में आपको पता क्या है, जिसको लिखना आता है, अपने सिग्नेचर करने आते हैं, तो ये लिटरेसी का रेट होने के बावजूद कितना कमतर हमारी प्रोपोर्शन है। तो जेंडर इक्वालिटी इसमें नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कोशिश जरूर कर रही है, विमेन यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बन पाई है।
बॉयज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बॉयज़ नहीं, को एजुकेशन तो वहाँ पर है, लेकिन बहुत सारे हमारा जो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो फ्यूडल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग नहीं भेजते यूनिवर्सिटीज़ में अपनी बच्चियों को। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये अर्निंग हैंड नहीं बनेगी, कल्चरल कंस्ट्रेंट कि जो गर्ल है दैट कैन शी कैन नेवर बी अर्निंग हैंड द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस होल्ड। तो मर्द ही हाउस होल्ड का ब्रेड विनर है, उसको पढ़ाना है, ये तो पराया माल है। ये जब तक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा अपनी सोसाइटी का, उस वक्त तक स्टेट का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकेगा। सोसाइटी को ओवरहाल करने की जरूरत है। तो आप देखें कि एजुकेशन में के मामले में यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी है। तो अच्छा ठीक है, मैं पहले एडमिट कर लूँ इन दोनों को, दो पार्टिसिपेंट्स आए हैं। अच्छा, जब मैं अक्सर पार्टिसिपेंट्स पे मुझसे नाराज होते हैं कि मैंने उनको परमिट नहीं किया, क्योंकि जब मैं पढ़ाने लग रहा होता हूँ तो फिर वो मेरा सारा ध्यान पे पढ़ाने पे होता है और नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि कोई आया, तो मुझे वो इतना मैं केयर नहीं करता हूँ। तो क्या बात कर रहे थे, फिर एक आ गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी। अब रीजनल इनइक्वालिटी भी है हमारे यहाँ पर एजुकेशन में, रीजनल इनइक्वालिटी। अब रीजनल इनइक्वालिटी क्या है? पंजाब में इंस्टीट्यूशंस या पंजाब में एजुकेशन की हालत ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे फंड्स भी ज्यादा मिलते हैं, बलूचिस्तान के पतले हालात हैं। उसके अलावा जो है केपीके में भी बुरे हालात हैं, सिंध में कुछ बेहतर है। पंजाब के बाद की बारी आ जाए तो रीजनल डिस्पैरिटी भी एजुकेशन में आती है हमारी। तो बहुत सारी रीजंस हैं। हाल अच्छा, अब जो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 26 ह्यूमन राइट्स चार्टर का, दैट इंश्योर्स एजुकेशन या दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन शुड बी टू एवरीवन एंड इट शुड बी इक्वल। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आर्टिकल 25A शायद है, आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने में एक आर्टिकल है कि फंडामेंटल राइट है हर औरत और मर्द का एजुकेशन हासिल करने के लिए। इवन इस्लाम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरत और मर्द को एजुकेशन का हक हासिल है। तो औरत और मर्द अगर ये आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, और इफ दिस इज यूनिवर्सल इंटाइटलमेंट इन ह्यूमन राइट्स चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर, तो और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम में भी, तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, बल्कि सबको इक्वल एजुकेशन हासिल होनी चाहिए, चाहे वो रूरल क्लास हो, अर्बन क्लास हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो एलीट स्कूल में, एलीट एजुकेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हो, पब्लिक सेक्टर में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो। तो इक्वालिटी जो है इंश्योर करना सबसे। फिर एक और जगह पे इनइक्वालिटी आती है करिकुलम में, सिलेबस में, सिलेबस का डिफरेंस होता है। इवन प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम में भी 3-4 क्लासेस बनी हुई हैं। अगर हम उसको, एक तो टॉप क्लास है एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें शोइफात इंटरनेशनल है, जिसमें आप आ जाए बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, लाहौर ग्रामर स्कूल है, फिर लाकास है। ये सारे के सारे कौन से हैं? ये टॉप क्लास के जो एलीट एजुकेशनल, जैसे कि क्या नाम है इनका, एचिसन है। यहाँ पे एक बड़ी क्लास के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ इंग्लिश, एलीट इंग्लिश स्कूल्स जो हैं जो मिडिल क्लास के लिए, फिर लो मिडिल क्लास के लिए, और फिर ऐसे स्कूल्स भी हैं जो प्राइवेट तो हैं लेकिन उर्दू मीडियम है। तो इस तरीके से इनमें भी क्लासेस बनी हुई हैं। तो सिलेबस, करिकुलम और एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी टीचर्स एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, इसमें भी फर्क है, हमारी इनइक्वालिटी आती है इसमें भी। इसी तरह से हम डिफरेंट किस्म की जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में पढ़ रही हैं। तो देखें जी, आर एजुकेशन सिस्टम इज परपेचुएटिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब जाहिर है कि ये
ना सिर्फ ये दिखाता है हमें कि कितनी सारी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, बल्कि आगे परपेचुएट भी करता है। आगे इसके इफेक्ट्स में भी ये है कि और ज्यादा ये सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को या रप्चर्स को सोसाइटी में शो करेगा। आज तक जो एक्सट्रीमिज्म का मसला है वो कहां से पैदा हुआ? यही एजुकेशनल सिस्टम। एक एजुकेशनल सिस्टम से जो पैदावार है वो फासिस्ट बन जाते हैं, फासिस्ट लिबरल्स जिसको बोलते हैं, जो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं रिलीजन को या रिलीजियस सेगमेंट को। और एक है मदरसा जहां पर आपकी जो 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 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स के जो सेमिनरीज हैं वो जो बाहर आती हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करते लिबरल्स को। इवन मदरसास में भी इनइक्वालिटीज है, सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर इनइक्वालिटीज हैं, एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज के ऊपर इनइक्वालिटीज हैं, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि विमेन मदरसास या गर्ल्स मदरसास बहुत कम है। हमारे जो पुराने मदरसास होते थे उसमें लेबोरेटरीज भी होती थी, उसमें तजर्बे भी कर रहे होते थे मुख्तलिफ केमिकल्स के ऊपर, उसमें तिब भी पढ़ी जा रही होती थी। यानी कि ये जो मेडिसिन है ये मदरसा के जो मौलवीज होते थे, जो रिलीजियस फिगर्स होते थे, उसको तो मौलवी का तस्वर सारे मौलवी होते थे, तो सबको ही दीन का पता होता था। तो इवन के जिसको भी मुसल्ले के ऊपर खड़ा किया जाता था और प्रेयर लीडर बनाया जाता था वो अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता था। और हमेशा जो बड़ी डिग्नेटरी होती थी, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है या फिर सरदार है किसी जगह का, वो हमेशा आगे बैठा खड़ा हुआ करता था और समझे जाते थे ज्यादा इल्म वाले। ज्यादा इल्म वाले का मतलब ये नहीं था कि वो मौलवी है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त मदरसास में ये साइंसी तालीम भी पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती थी। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब कलोनियलिज्म यहाँ पे आई और उन्होंने मदरसास को बिल्कुल डिप्राइव करना शुरू कर दिया, तो मदरसास को फंड्स खत्म हो गए और मदरसा सुकड़ते सुकड़ते छोटे छोटी जगहों के ऊपर कैद हो गए। ये आपकी यूनिवर्सिटी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है और इतने बड़े बड़े कैंपस, इसके ऊपर स्प्रॉलिंग कैंपसेस होते थे, वो मदरसास कहलाते थे। ये हदीस का डिपार्टमेंट है, ये कुरान का डिपार्टमेंट है, ये फिक का डिपार्टमेंट है, ये अरबिक का डिपार्टमेंट है, ये फलानी लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर तिब पढ़ी जाती है जो कि उस वक्त की डॉक्टरी होती थी। यहाँ पे रसदगाह मौजूद है, जो लेबोरेटरीज होती थी, मतलब हर चीज मौजूद होती थी। ये आहिस्ता आहिस्ता इन रिएक्शन टू कलोनियलिज्म और वट एवर वॉज कमिंग फ्रॉम European countries, the colonial countries, the madrasas became hypersensitive. साइंस आ रही थी कहां से? यूरोपियन कंट्रीज से। दे बिकेम हाइपरसेंसिटिव कि अच्छा यार वहां पे साइंस आ रही है तो साइंस पढ़ाने के चक्कर में क्रिश्चियनिटी ने पढ़ा रही। पहले पहले तस्वर था, कोई 19th सेंचुरी के शुरू में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट था कि साइंस पढ़ने से आप क्रिश्चियन हो जाओगे। और नो डाउट क्रिश्चियन मिशनरीज जो इस वक्त आते थे हिंदुस्तान में, वो भी ये कहते थे कि साइंस हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि साइंस प्रूव होती है बाइबल से। वो तो बाद में आके हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स ने साबित किया है कि साइंस कुरान से ज्यादा साबित होती है। बाइबल तो बल्कि कुरान की इसकी साइंस की मुखालिफ रही है बहुत सारी चीजों में। जो इस वक्त की बाइबल है ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी करप्शन शायद हो गई हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम। और कॉन्सेप्ट क्या था कि यार आप साइंस पढ़ोगे तो आप क्या हो जाओगे? आप क्रिश्चियन हो जाओगे। तो इस वजह से साइंस और क्रिश्चियनिटी का, जो कि सर सैयद अहमद खान ने इसको सबसे पहले तोड़ा कि साइंस और क्रिश्चियनिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस का ताल्लुक खुदा के साथ है, खुदा सबका है। वो क्रिश्चियंस का भी है, वो अल्लाह हमारा भी है, वो सबका है। और अल्लाह ने खुद कहा है कि यूनिवर्स, कुरान मजीद में कहा है कि यूनिवर्स की कॉन्स्टिट्यूशन में झांक के देखो। तो ये यूनिवर्स की कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एटम से लेकर ब्लैक होल तक सारी की सारी यूनिवर्स साइंस ही है। तो हम कह सकते हैं कि मदरसास भी इस वक्त जो बिल्कुल मेंटली और स्पेस वाइज जो नैरो हो चुके हैं, वो भी एक तरह से बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है एजुकेशन में। तो ज़ाहिर है ये बहुत सारी इनइक्वालिटीज हमारी। अब आगे जाके ये कौन कौन सी इनइक्वालिटीज पैदा कर रही है हमारी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में आगे जाके सेक्टेरियनिज्म, इस वक्त एक्सट्रीमिज्म ऑन बोथ साइड्स, ऑन लिबरल फासिज्म,
that is one end of the decline, another end of the decline is religious extremism. और फिर इनसे आगे आ जाएं, फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन इससे होती है। फिर इससे क्या होती है? रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, क्योंकि रूरल एरियाज में एक्सेसिबिलिटीज एजुकेशन के हवाले से नहीं है, तो वो फिर अर्बन एरियाज की तरफ आती हैं। फिर इससे क्या होता है? इससे कल्चरल जो हारमनी है वो पैदा नहीं होती, कल्चरल क्लैशेस आती हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है तीन कल्चर्स के ऊपर। एक इंतहाई मॉडर्न कल्चर है जो वेस्टर्नाइज्ड है, जो एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मौजूद है। एक है जो कि क्लर्क क्लास है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को किसी जमाने में कहा जाता था प्रोडक्शन हाउस ऑफ द क्लर्क्स। तो वो जो है दे आर वेल integrated into their own regional culture, and there is another मदरसा कल्चर। मदरसा कल्चर में तो इंतहाई वो बाइगेट्स भी बन जाती हैं लोग, और इवन एक सेक्ट का मदरसा है तो दूसरे सेक्ट को बर्दाश्त नहीं करते, काफर कहता है उसको। वो सेक्ट का मदरसा वो अगले सेक्ट को, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा आपकी हिप्नोटिज्म होती है। तो ये फिर कल्चरल और फिर सोसाइटी में रप्चर्स आना शुरू हो जाती हैं, हारमनी नहीं पैदा होती है। हारमनी एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशनल जो हारमनी है या एजुकेशनल जो इक्वालिटी है उसके साथ पैदा होती है। ठीक है जी, तो वो पैदा नहीं होती। डिविजन्स और ये रप्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में हो जाती है, और इससे फिर सिविल वॉर्स, रिबेलियंस और बहुत सारी चीज़ें। इवन लोग जायज़ समझते हैं दूसरे फिरके के हक को मारना, इवन लोग जायज़ समझते हैं दूसरे रिलीजन के हक को मारना, इवन लोग जायज़ समझते हैं दूसरी जेंडर के हक को मारना। हमारे 1980s और 1990s में अगर हम आप लोग ज़रा आप लोग तो शायद मौजूद उस वक़्त छोटे होंगे, तो उस वक़्त आपके इंटरव्यू में दुआए कुनूत सुनी जाती थी। इंटरव्यू किसका हो रहा है? किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हो रहा है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए हो रहा है, और सुना क्या जा रहा है? दुआए कुनूत। दुआए कुनूत सुन के तो फिर आपको जॉब दी जाती थी, या फैसला किया कि इसने जॉब करनी है कि नहीं करनी, जितना मर्जी टैलेंटेड हो। अगर उसने दुआए कुनूत सुना दी है दूसरे फिरके की तो वो गया बेचारा। अब दुआए कुनूत से बंदा पकड़ा जाता है। दुआए कुनूत शिया की अलहदा है, सुन्नी की अलहदा है, अहले हदीस की अलहदा है, मतलब हर एक की डिफरेंट डिफरेंट है ना। सुन्नियों में मैं वो बात करूं हनफी, तो हनफी की अलहदा है, अहले हदीस की अलहदा है, और उसकी अलहदा। वो पता चल जाता था कि कौन है किस फिरके का, और अगला जो इंटरव्यू लेने वाला वो किसी भी फिरके को उसको पता चल गया, अब चाहे उसका टैलेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से आपका टैलेंट वेस्ट होता है जब आपके अंदर ऐसी बाइगेट्री आती है। अगर आप जेंडर के खिलाफ खड़े हो गए कि भाई लड़कियों को क्या पड़ा हुआ है, अगर आपकी रूट्स ऐसी हैं, आप ऐसी सोशल सेटअप से उठ के आए हो, तो लड़कियों को क्या पड़ा हुआ, वो क्यों लड़कों का हक मारती। बहुत से लड़कों को मैंने सुना है ऐसा कहते हुए कि देखें जी सीएसएस में लड़कियां ज्यादा निकल जाती हैं नंबर, या उनका मेरिट बहुत नीचे भी होता है, इसके बावजूद वो सीटें ले जाती हैं, क्योंकि उनका अपना भी कोटा है, और उसके साथ साथ जनरल कोटा में भी उनका होता है। जो लड़कों के साथ जनरल कोटा है वो भी, और साथ में उनका अपना कोटा भी, दोनों को मिला के लड़कियों के नंबर लड़कों से कम भी हो तो फिर भी अच्छी अच्छी सीट ले जाती हैं। तो ये गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं कि पीपीएससी, एफपीएससी और बहुत सारे जगहों के ऊपर लड़कियों का कोटा रखा हुआ है, क्योंकि लड़कियां इतनी नीचे हैं। फर्ज करें अगर मैं आपको पूरी अच्छा, तो ये देखें लड़कियों का, फर्ज करो लड़कियां इतनी नीचे हैं कि अगर गवर्नमेंट उनका कोटा बढ़ाएगी और लड़के आहिस्ता से स्लोली ऊपर जाते जाएंगे तो लड़की ज्यादा आएंगी, तो फिर जब एक दफा इक्वालिटी हो गई तो फिर दोनों को जनरल कोटा के ऊपर ही ऊपर आने दिया जाएगा, वंस दैट इक्वालिटी इज अचीव। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस वक्त। तो ये सारी रीजंस हैं जी, जिसकी वजह से हमारी जो हाँ मैं बात कर रहा था कि जेंडर इक्वालिटी, उसमें आप में बाइसेस हैं,
जेंडर के खिलाफ, तो फिर आप उनको उनके हक को मारने की कोशिश करें। टैलेंटेड है लड़की, लेकिन आप कहोगे इसने क्या करना है यहाँ पे जॉब में आके, ये तो लड़कों का हक। इसी तरीके से आप एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, फिर अब हम एक और भी सोशल जो सेटअप है वो भी डिफरेंस आ जाता है आगे जाके एजुकेशन में। कुछ लोगों का सोशल सेटअप अच्छा होता है, अच्छे घराने हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, या एजुकेशनल एटमॉस्फेयर। दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जो किसी मोहल्ले से उठ के आया, वहाँ पे आसपास भी बहुत सारे डिट्रैक्टर्स हैं, घर में भी कोई माहौल नहीं है वैसा, तो वो भी फर्क आ जाता है एक तरह से। एजुकेशनल जो आपकी इनइक्वालिटी है, इंप्रूव कैसे किया जा सकता। अब तो हमने कर लिया एजुकेशन सिस्टम और उससे कौन सी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में आ रही है। ठीक है, 3 तो मेजर है, रिलीजियस, मदरसा, पब्लिक सेक्टर, और कौन सी एलीट क्लास इंग्लिश मीडियम। ये 3 तो मेजर आ गई ना। उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में भी फिर बहुत सारे डिवीजन्स, पब्लिक सेक्टर में भी वो जनरल एक डिवीजन्स है। तो हम अब इसमें इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। इंप्रूवमेंट कैसे आई जा सकती है, कहते गिव रिकमेंडेशंस। गवर्नमेंट के पास क्या रिकमेंडेशन है? गवर्नमेंट कह रही है कि यूनिफॉर्म सिलेबस आए। गवर्नमेंट क्या कह रही है? एक यूनिफॉर्म, इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ये कह रही है कि यूनिफॉर्म सिलेबस जब आएगा तो ही एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बनेगा। इंडिया में हमने देखा कि एक वक्त में आके प्राइवेट सेक्टर को सारे को खत्म किया गया, कोशिश की गई, वैसे प्राइवेट सेक्टर को खत्म करने की कोशिश की गई, और उसके बाद एक यूनिफॉर्म किस्म का एजुकेशन सिस्टम कायम करने की कोशिश की गई ताकि नेशनल इंटीग्रेशन हो। क्योंकि इंडिया को हमसे ज्यादा मसाइल हैं, हमारे तो ज्यादातर सेक्टेरियन मसाइल हैं, या फिर उसके बाद रीजनल मसाइल हैं, उनके तो रिलीजियस और कल्चरल मसाइल हैं बड़े खौफनाक। और उन्होंने अपने एजुकेशनल सिस्टम के जरिए से, सेकुलरिज्म के जरिए से अपनी नेशन को जोड़े रखने की कोशिश की है, जो कि अब मोदी ने एक तरह से पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग ये मोदी, कि मोदी ने उस कल्चरल हार्मनी के ताने बाने उखेड़ के रखी। मोदी ने जितना नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया है, शायद इतना नुकसान 1947 से लेकर अब तक आईएसआई पाकिस्तान भी ना पहुंचा सकी है। उन्हें इंटरनली रप्चर्स पैदा कर दिए। तो एनालाइज, अच्छा रिकमेंडेशंस में, तो क्या ये हम इसको एज एन एग्जांपल देख सकते हैं? इंडिया की एग्जांपल या बहुत सारी और दूसरी कंट्रीज की एग्जांपल जिसमें प्राइवेट सेक्टर को खत्म कर दिया गया? नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये ऐसा तजर्बा हो चुका है, तकरीबन इससे मिलता जुलता तजर्बा भुट्टो के दौर में हो चुका है। भुट्टो के दौर में हमने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया और एक ही करिकुलम दिया सबको। जो गांव का बच्चा पढ़ रहा है वो इलीट स्कूल का बच्चा पढ़ेगा, जो मतलब इस तरीके से क्या हुआ कि आप गांव के बच्चे को उस बच्चे के लेवल तक तो नहीं लेके आ सके, मगर उस लेवल का जो बच्चे थे वो निकलने बंद हो गए। यानी ऐसे बच्चे आने शुरू हो गए जो आप 80s में या 90s में इमरान खान, रमीज राजा, वसीम अकरम, जावेद मियादाद और क्या नाम था, माजिद खान और जहीर अब्बास और बहुत सारे और भी, उनको जब हम 80s में देखते थे खेलते हुए या बोलते हुए तो अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि क्या खूबसूरत बोल रहे। ना सिर्फ वो इंग्लिश अच्छी बोलते थे बल्कि वो इंटेलेक्चुअली अच्छा बोलते थे। उनके अल्फाज में लगता था कि नफासत है, उनके बोलने से लगता था कि दे वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स सो वेल एंड वी फेल्ट प्राउड ऑफ देम एंड इवन इंडियंस bowed themselves down. Indians felt humble in front of them while speaking or while confronting. इज्जत करते थे। आज आप अपने क्रिकेटर्स को देख लो, उनको बोलना तक नहीं आता। ये भुट्टो और उसके बाद जनरल जियाउल हक की उर्दूआइजेशन की जो पॉलिसी थी, उनकी पैदावार तकरीबन हमारा सिस्टम तबाह होकर रह गया। यानी एलीट क्लास इतनी नीचे गिर गई एजुकेशनल सिस्टम में कि आप उसको खड़ा करने की बजाय और ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया हमारे एजुकेशनल सिस्टम का। ये हम तजर्बा भुट्टो के दौर में कर चुके हैं, जो इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम एक यूनिफॉर्मिटी, नेशनल यूनिफॉर्मिटी या नेशनल करिकुलम खड़ा करेंगे। नेशनल करिकुलम के खड़ा करने से एक और भी प्रॉब्लम आ गई, रीजनल जो डिफरेंसेस है उभर के सामने आ गए कि भाई ये तो प्रोविंशियल राइट है